नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट भारत आसियान संबंधों पर। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे हाल के वर्षों में भारत आसियान एक दूसरे के करीब आए हैं। भारत आसियान के लिए अहम सहयोगी के तौर पर उभरा है। भारत के लिए आसियान आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोण से अहम है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, के तहत पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भारत की तरह आसियान देश भी काफी तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में इस तरह के क्षेत्रों के साथ जुड़ने से दोनों पक्षों का आर्थिक विकास तेज होगा। आसियान देश भारत के चौथे सबसे बड़े व्यापारिक सहयोगी हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का महत्वपूर्ण संगठन है, जिसका गठन 1967 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। इस कार्यक्रम में अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे भारत आसियान संबंधों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने और इसके भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर आसियान भागीदारों के साथ एक व्यापक चर्चा की। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत आसियान का 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत आसियान साझेदारी के 4 दशक पूरे हो चुके हैं। बदलती वैश्विक गतिशीलता के बीच आसियान भारत गठबंधन एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। इस मौके पर जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत होते आपसी रिश्तों का जिक्र किया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान की अहम भूमिका है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए
आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान केंद्रीयता और इंडो पैसिफिक पर आसियान के रुख का पूर्ण समर्थन करता है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। समिट में शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को उन्हें सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने पर धन्यवाद दिया। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। इस साल के आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय आसियान मामले विकास का केंद्र है। भारत और आसियान के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से मजबूत हुए हैं, जिसमें व्यापार और निवेश के साथ साथ सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आसियान को क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली समूहों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आसियान सहयोग को सशक्त करने के लिए 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। इसमें संपर्क, सुविधा, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल बदलाव, ट्रेड और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए व्यापक चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीयता की पुष्टि करते हुए भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल और हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के बीच तालमेल का जिक्र किया। उन्होंने आसियान भारत एफटीए की समीक्षा को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान सहयोग को मजबूत बनाने के लिए कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक सहभागिता, समकालीन चुनौतियों का समाधान, जनता के बीच आपसी संपर्क और रणनीतिक सहभागिता को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों को शामिल करते हुए एक 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। Prime Minister's participation in this summit will give India-ASEAN relations a strategic direction. Prime Minister had comprehensive discussions including in areas such as connectivity, maritime cooperation, digital transformation, trade and economy, environment, health and traditional medicines. In each of these, the Prime Minister made specific proposals which has already been put out in the form of a 12-point proposal. जिनमें शामिल है दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप को जोड़ने वाले
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारे की स्थापना, आसियान साझेदारों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक को साझा करने की पेशकश, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की घोषणा, सहभागिता बढ़ाने के लिए ज्ञान साझेदार के रूप में काम करने के लिए आसियान और पूर्वी एशिया के आर्थिक और अनुसंधान संस्थान को समर्थन की पुनर्स्थापना की घोषणा, विकासशील देश के समक्ष आने वाले मुद्दों को बहुपक्षीय मंचों पर सामूहिक रूप से उठाने का आह्वान, आसियान देशों को भारत में WHO द्वारा स्थापित किए जा रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने का आमंत्रण, मिशन लाइफ पर एक साथ काम करने का आह्वान, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करने संबंधी भारत के अनुभव को साझा करने की पेशकश, आतंकवाद, आतंक के वित्त पोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान, आसियान देशों को आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रण, आपदा प्रबंधन में सहयोग का आह्वान, समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और डोमेन कार्यक्षेत्र जागरूकता पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान। इस मौके पर 2 संयुक्त वक्तव्यों, एक समुद्री सहयोग पर और दूसरा खाद्य सुरक्षा पर को भी अंगीकार किया गया। 2 joint statements were issued between India and ASEAN. These relate to maritime cooperation and food security. In maritime cooperation, areas such as safety and security of maritime area, maritime domain awareness, disaster management, blue economy, etc. have been covered. In food security, millets finds a prominent place. It provides to food security as well as to the environment. 18वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने EAS तंत्र के महत्व को दोहराया और इसे मजबूती प्रदान करने में सहायता देने में फिर पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने आसियान की केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन को रेखांकित किया और स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच हिंद प्रशांत के लिए दृष्टिकोणों के तालमेल पर प्रकाश डाला और इस बात को रेखांकित किया कि आसियान क्वाड के दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है। Prime Minister announced the formation of an ASEAN-India Fund for Digital Future. This would provide financial connectivity between ASEAN and India. Prime Minister also announced support for IRIA, which is a ASEAN think tank, which would be our knowledge partner to further deepen ASEAN-India relations. Opening of the Embassy of India in Timor-Leste has also been announced by the Prime Minister. Timor-Leste, as you know, is an observer in the ASEAN. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और भोजन और दवाओं समेत आवश्यक वस्तुओं के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा सुरक्षा समेत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भारत की ओर से उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। शिखर सम्मेलन में भारत और आसियान नेताओं के अलावा तिमोर लेस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारत के लिए आसियान आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए एक नजर डालते हैं भारत और आसियान के अब तक के सफर पर। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में देश में कई नीतियां बनाई गईं। आर्थिक उदारीकरण और निजीकरण से लेकर विदेश नीति तक कई बदलाव हुए। इसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की पकड़ मजबूत करने के लिए लुक ईस्ट नीति का ऐलान किया। आसियान मुल्कों में चीन के बढ़ते दखल के चलते भारत के लिए ये कदम जरूरी हो गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक नजरिए से भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। धीरे धीरे आसियान मुल्कों के साथ भारत के संबंध मजबूत होते गए और अब दक्षिण पूर्वी एशिया के मुल्क भारत को बड़ी शक्ति के रूप में देख रहे हैं। भारत बहुत ही बढ़ चढ़कर उनका साझेदार है, उनके साथ अच्छा सहयोग कर रहा है। भारत और आसियान के संबंधों में लगातार मजबूती ही देखने को मिली है। लुक ईस्ट नीति को 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति का नाम दिया, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत और गहरे संबंध बनाना चाहता है। मामला सिर्फ आसियान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिम्स्टेक,
NGC से लेकर ईस्ट एशिया सम्मेलन तक हर मंच को भारत तवज्जो दे रहा है और इन सभी मंचों पर भारत की साख मजबूत हुई है। आसियान के साथ भारत ने अब तक कई अहम करार किए हैं और आसियान देशों ने भी भारत को काफी अहमियत दी है। 1992 में भारत आसियान का सेक्टोरल साझेदार बना। 1996 में आसियान ने भारत को वार्ता साझेदार बना दिया। 2002 में सम्मेलन साझेदार का दर्जा मिला और 2012 में भारत आसियान का रणनीतिक साझेदार बन गया। इस दौरान भारत और आसियान के बीच कई अहम वार्ता हुई। हमारा जो रिश्ते हैं पिछले हजारों साल से चलते रहे हैं और इसको लेकर हम और अपने आगे रिश्ते संबंध बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। 2015 में भारत ने आसियान देशों के साथ संबंध को और मजबूती देने के लिए विशेष राजदूत की नियुक्ति की। 2012 में नई दिल्ली में आसियान और भारत के बीच साझेदारी के 2 दशक पूरे होने पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें शांति और साझी उन्नति को थीम बनाया गया था। इसमें आसियान के सभी 10 देशों ने हिस्सा लिया था। इसी सम्मेलन के बाद भारत को रणनीतिक साझेदार का दर्जा मिला। 2015 में भारत और आसियान के बीच विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जिसमें 2016 से 2020 के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इस पर मजबूती से काम चल रहा है। दोनों के बीच रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ा है। आसियान में सुरक्षा संबंधी वार्ता के लिए आसियान रीजनल फोरम यानी ARF सबसे बड़ा मंच है। 1996 से भारत हर साल इसकी बैठक में हिस्सा ले रहा है। 2003 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र पर एक अहम करार हुआ। 2009 में इस पर अंतिम सहमति बनी और तब से व्यापारिक गतिविधियां और तेज हुई हैं। 2015-16 में दोनों के बीच $65 अरब का व्यापार हुआ, जबकि 2016-17 में बढ़कर $70 अरब पहुंच गया है। फिलहाल आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यही नहीं, 2000 के बाद से भारत में हुए निवेश में आसियान का योगदान 12.5% है। 2003 में दोनों के बीच निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर भी करार हुए। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भारत और आसियान की साझेदारी बढ़ी है। यातायात सुगम बनाने के लिए भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच राजमार्ग का निर्माण जारी है। आने वाले दिनों में इस सड़क को बढ़ाकर कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक पहुंचाने की योजना है। आसियान और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए कई साझे कोष बनाए गए हैं। इनमें आसियान भारत सहयोग कोष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष और हरित कोष सबसे अहम है। दोनों के बीच कृषि, अंतरिक्ष, पर्यावरण, मानव संसाधन विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत ऊर्जा, पर्यटन और यातायात के क्षेत्र में कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में कई परियोजनाओं पर काम शुरू करने पर भी सहमति बनी है। आसियान के लिए भारत महत्वपूर्ण है। आइए एक नजर डालते हैं आसियान की बैठक में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने और इसकी उपलब्धियों पर।
आसियान और भारत की क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में समान हितों को साझा करते हुए खुला, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय संरचना है। भारत हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक बड़े समुद्री क्षेत्रों के साथ रणनीतिक रूप से स्थित है। ये समुद्री क्षेत्र आसियान के कई सदस्य देशों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार के रास्ते भी हैं। आसियान और भारत को व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को बढ़ाना होगा, क्योंकि इन दोनों के दोहन की अपार संभावनाएं हैं। भारत और आसियान को बेहतर भूमि, वायु और सामुद्रिक कनेक्टिविटी से काफी लाभ मिल सकता है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए संसद टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।